This video is sponsored by V-Guard. आशुतोष वर्मा, आपने हरवा दिया क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को? अखिलेश का बदला लेने के लिए अखिलेश जी देखिए किस हद तक चले गए। रोज कोसते थे कमलनाथ को और कांग्रेस पार्टी को प्रचार के दौरान, जब प्रचार एकदम पीक पर था उस दौरान। इसी वजह से हार गई कांग्रेस। नहीं माना कि देखिए, लोकतंत्र में सभी पार्टियों को लड़ने का हक होता है और मुझे लगता है कोई हरा नहीं सकता। कोई हारना चाहे तो हार जाए, लेकिन कोई किसी को हराता नहीं है। जीतना जरूर चाहता है सब आदमी। लेकिन आप सबसे पूछ रहे थे, कुछ मैंने भी अपने पॉइंट्स बनाए थे कि जो मैंने इस रिजल्ट से समझा है, तो मैं उसको बताना चाहूंगा। ये जरूर है कि रिजल्ट अच्छे हो सकते थे। समाजवादी पार्टी उसमें पूरी सहयोग करती, लेकिन शायद नियत कोई मंजूर नहीं था या कांग्रेस को ये मंजूर नहीं था। La 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 राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। खैर, मैंने जो चीजें तब तक सीखी इसमें कि 4 बड़े चीजें निकल के आई हैं जो मुझे लगता है। पहले, दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है पूरी तरीके, जो एक पहले पॉजिटिव चीज। दूसरा, असेंबली इलेक्शन में क्षेत्रीय मुद्दे भारी पड़े हैं। क्षेत्रीय दल और क्षेत्रीय गठबंधन भारी पड़ते हैं। लोकसभा में मुद्दे बदलेंगे और मुद्दे बड़े स्तर पर रखे जाएंगे। उनका लोकसभा से कोई मतलब नहीं। तीसरा, राजस्थान में राज्य से ज्यादा रिवाज भारी पड़ा है और वो जारी है आज। और चौथा और बहुत जरूरी चीज है हमारे साथी और सहयोगी के लिए कि बड़बोलापन, घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस, ये ना भारतीय जनता पार्टी को सूट किया है। कांग्रेस कर्नाटक के चुनाव में दिखा है, चाहे घोसी के चुनाव में दिखा है, चाहे यहां पे दिखा है। जनता सबको जमीन पे लाने के लिए सेकंड नहीं लगाती। अब जो आपने सबसे पहला पॉइंट दिया, मैं उसी पर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आपने पहला पॉइंट कहा दक्षिण भारत से बीजेपी साफ हो गई। कैसे साफ हो गई बीजेपी? क्या बात कर रहे हैं आप? तेलंगाना में कहां थी बीजेपी और अब कहां है? देखिए जरा, साफ कैसे हो गई? एक सेकंड, मैं आपको आंकड़ों के साथ दे रहा हूं। पिछली बार बीजेपी का 1 एमएलए था, इस बार 9 आ रहे हैं। वोट प्रतिशत में बीजेपी वहां कहां थी और कहां पहुंच गई, अभी आपको लेटेस्ट आंकड़ा बताता हूं। आखिरी बार मैंने चेक किया 14% वोट था बीजेपी का तेलंगाना में। कितने गुना बढ़ गया आप खुद देख लीजिए। 4 सांसद है वहां तेलंगाना में बीजेपी के। मैं जिस परिप्रेक्ष्य बोल रहा हूं उस परिप्रेक्ष्य समझना है कि किन राज्यों को उनको जीतना है, कहां नॉर्थ इंडिया और कहां साउथ इंडिया। और मैं आंकड़ों के साथ ये भी बता सकता हूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और आसाम, ये जो हमारी 6 राज्य हैं, जो खासकर हिंदी बेल्ट में और नॉर्थ ईस्ट का एक हिस्सा है, अगर इसमें बता लें तो 185 लोकसभा सीट आती है। और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने इसमें 160 सीटें जीती थी। मुझे ये बताएं कि 2024 में इसके इतर और सीट कहां पे उसको दिखाई पड़। ये 185 सीट में उसकी अच्छी होल्ड है। अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को कांग्रेस जीत भी जाती, जिसमें 65 लोकसभा सीटें हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी इसमें 45 सीट के ऊपर स्ट्राइक मारती है। तो क्या इससे लोकसभा पे फर्क पड़ने जा रहा है? मैं कह रहा हूं इससे लोकसभा में फर्क नहीं पड़ने जा रहा। इससे इंडिया गठबंधन को और साथियों को एक सीख मिली है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में रह के, क्षेत्रीय दल को इग्नोर करके आप कोई भी चुनाव नहीं लड़ नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं देखिए, आपने जो बाकी पॉइंट्स बताए ना, उस पर मैं आऊंगा, पर वो आप उसमें कुछ हद तक मैं सहमत भी हूं। लेकिन पहला जो आपने पॉइंट कहा उसमें थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। आप ये कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में बीजेपी बहुत बड़ी कामयाबी की उम्मीदें लेकर जो चली थी वो नाकाम हो गई, लेकिन साफ हो गई कहना, क्योंकि साफ जो है वो नेगेटिव कॉनोटेशन है कि पहले बड़े थे छोटे हो गए, तब आप कह सकते हैं साफ हो गए। लेकिन वहां तो बीजेपी बढ़ी है ना, पहले से आगे बढ़ी है। नहीं, उनके कहने का मतलब माना कर्नाटक हार गई, नॉर्थ इंडिया और तेलंगाना में वैसा परफॉर्मेंस नहीं रहा। केरला में उनके फुटप्रिंट्स कम है, तेलंगाना में वो ना के बराबर है। तो शायद वो उस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। मैं वही उनसे कहलवाना चाह रहा हूं कि साफ हो गई से ये मतलब हो सकता है कि जितनी उम्मीदें थी, जितने दावे थे, उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। उसी तरीके से ना, आप देखिए पैरेलली, अगर देखिए बड़े प्रश्न में देखिए, कर्नाटक से ज्यादा मजबूत थी, वहां से हटी। तेलंगाना में मजबूती उतनी आ नहीं पाई। इधर जो है बिहार में मजबूती कम हो गई है। तो ये बैलेंस कर देता है ना। हमको तो लोकसभा के लिए देखना है, जो आगे की स्थिति बनने जा रही है अगले 6 महीने।
अरे आशुतोष जी, अभी 2 दिन पहले खबर आई कि आप मध्य प्रदेश में 6 सीटें लड़ना चाहते हो, तो आप इंडिया ब्लॉक में भी हो। आपने कहा चलिए विधानसभा के लिए टाइप नहीं हुआ था, आप लोकसभा में भी कह रहे हो 6 लड़ेंगे। तो केश जी सुनिए, देखिए ये बहुत मुझे कष्टाई लगता है कि इसी मीडिया ने ये भी चलाया कि लोकसभा में विधानसभा में अखिलेश यादव 40 सीटें मांग रहे थे मध्य प्रदेश। मुझे बड़ी हंसी आई, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो प्रभारी थे, मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष थे, उनसे हम लोग लगभग हर 15-20 दिन में कहीं ना कहीं मुलाकात होती थी। उनका साफ साफ कहना था कि 9 से 10 सीटों पे हमारे प्रत्याशी हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल मजबूत है, लास्ट पॉइंट है हमारा। और इस पे हमें कुछ आश्वासन भी मिला था, तभी ना हमने बात बढ़ाई। लेकिन मीडिया ने बताया 40 सीट, तो कुछ हिस्सों में पत्रकारों का अरे बताओ 40 सीट मांगने चले गए, इनके विधायक 4 नहीं और 40 मांगने चले गए। अच्छा ठीक है, अखिलेश जो है वो बड़बोलापन कर रहे हैं, गिरिजा वो शंकर गलत जी कर रहे हैं। ओके, तो ये फैक्चुअली गलत है, और ना ही हम कहीं 6 सीट मांग रहे हैं। ठीक है, ओके गिरिजा शंकर जी, गिरिजा जी आपके हिसाब से 2-3 बड़े संदेश आज के जनादेश से क्या निकले? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो कर्नाटक और हिमाचल चुनाव के बाद जो 5 जन में कुछ छपा था, उसके रेफरेंस देकर ये कहा जाता था कि मोदी के नाम पर चुनाव नहीं जीत सकते, तो वो पूरी तौर पर खारिज होता दिखता है। इन तीनों चुनावों में, हिंदी जो बेल्ट है उसमें, इन तीनों राज्यों में कोई चेहरा नहीं दिया गया। जो स्टेट लीडरशिप है उसको एक तरह से किनारे रखा गया और पूरी तौर पर मोदी के चेहरे पर, मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया। मोदी के चुनावी भाषण में देखेंगे आप कि उसमें सारे जो केंद्र सरकार या केंद्र की जो नीतियां, कार्यक्रम थे, उपलब्धियां थी, उन पर बात की गई। एक तरह से 2024 की जमीन तैयार करने की कोशिश इस चुनाव प्रचार में की गई। उसके बावजूद यदि इतनी सफलता बीजेपी को मिलती है, तो ये मोदी मैजिक के अलावा। This video is sponsored by WeGuard.